पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव जिसमें मुकाबला तन हमें किसी दूसरे के साथ हमारा जो है मुकाबला होता है और उसके जरिए में हमें क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं, किन फायदों को देखना पड़ता है। तो साफ सारा अगर कोई हमारा कंपटीटर होगा तब भी हमें ये होगा कि हमें ये एडवांटेज सबसे ज्यादा यही होता है कि हम अपनी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना रिजल्ट बेटर से बेटर ला सकते हैं, अपनी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास कंपटीटिव एडवांटेज में आती है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंसेज ऑफ बिजनेस यूनिट्स बाय परफॉर्मिंग सेंट्रलाइज एंड कोर कॉम्पिटेंस आ जाते हैं। कहता है कि जब भी आप लोग किसी बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी स्ट्रेटेजीज और जितने भी कॉम्पिटिशन है, कोर कॉम्पिटेंस, उनके मुकाबले उन सबको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किन चीजों को वो बिल्ड कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेज को बिल्ड करने के लिए वो किन चीजों को सहारा ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास एनालिटिक्स आ जाती है कि व्हेन आउटपुट ऑफ सम यूनिट्स यूज्ड एज इनपुट टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल हमारे पास पूल मार्केट्स एंड एक्सपर्टाइज आ जाती है। जब आउटपुट एक ही यूनिट का सेम हम यूज कर रहे हैं इनपुट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी वही सेम बना रही है, तो क्या वो मार्केट में इनपुट लेकर आ रही है, क्या इनपुट को किस तरह से यूज करके आउटपुट लेके आ रही है, क्या उनकी एक्सपर्टाइज है, किन चीजों को यूज करके आगे से आगे वर्की के लेके जा रही है। मार्जिन ऑफ गूगल एंड मोबिटाइल मार्जिन, इसमें एग्जाम्पल यही है कि गूगल का जो मार्जिन चल रहा है या उसकी जो हमारे पास पब्लिसिटी चल रही है वो किस हवाले से चल रही है। अब यहाँ पे आते हैं कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस क्या होते हैं? एक्टिविटी फॉर विच फर्म इज वर्ल्ड क्लास लीडर, relies on knowledge, experiences and sharing this across business units, EGIS to create central core competence। सबसे पहले तो एक एक्टिविटी करवानी है। एक्टिविटी फॉर विच फर्म इज वर्ल्ड क्लास लीडर। वर्ल्ड क्लास से क्या मराता है कि ऐसा लीडर हो जो पूरी दुनिया के साथ डीलिंग कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास लीडर का नाम देते हैं, उस एक्टिविटी के साथ डीलिंग करानी है। ऐसी एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म करानी है। रिलायंस ऑन नॉलेज, रिलाय सबसे पहले किस पे करना है? नॉलेज पे। एक्सपीरियंसेस, हमें एक्सपीरियंसेस का पता हो, हमें उस पर यकीन हो। एंड शेयरिंग दिस अक्रॉस बिजनेस यूनिट, अब जितनी भी ये चीज हमारे पास मौजूद है इसको हम जितना भी हमारा बिजनेस यूनिट है उस सब के साथ हम लोग इस चीज को शेयर करेंगे अपनी कंपटीशन बढ़ाने के लिए। EGIS टू क्रिएट सेंट्रल कोर कंपटीशन, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्रिएट करता है सेंट्रल कोर, यानी कि एक ऐसा यूनिट बनाता है कंपटीशन को देखते हुए कि हमारा सिस्टम कैसे डील कर रहा है, हमारा सिस्टम कैसे उस यूनिट को लेके जा रहा है, उसकी क्या एबिलिटीज है, किस तरह से वो इम्प्रूव कर रहा है। अब आते हैं नेटवर्क बेस्ड स्ट्रेटेजीज पे, जिसमें नेटवर्क इकोनॉमिक्स आ जाती हैं और हमारे पास ये सारा सिस्टम चलता है नेटवर्क बेस्ड और इकोनॉमिक्स में। हमारे पास पहले तो हम देखते हैं नेटवर्क बेस्ड स्ट्रेटेजीज। टेक एडवांटेज ऑफ फर्म्स एबिलिटीज टू नेटवर्क विद ईच अदर, इंक्लूड यूज ऑफ नेटवर्क इकोनॉमिक्स, वर्चुअल कंपनी मॉडल, बिजनेस इकोसिस्टम। पहले तो हम इन दो को देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसने कहा कि हमें ये एडवांटेजेस मिलते हैं एक एबिलिटी को जब नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, उसमें आ जाता है नेटवर्क इकोनॉमिक्स आ जाती हैं, और फिर उसके बाद वर्चुअल कंपनी मॉडल। जब नेटवर्क का वर्ड है तो मैंने पहले भी बताया था कि नेटवर्क होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। जब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ फोन कॉल के थ्रू, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क में इकोनॉमिक्स देखते हैं, वो क्या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स आ जाती है। लॉ ऑफ डिसएमिनेशन रिटर्न्स, the more any given resources is applied to production, the lower the marginal gain in output until a point is reached where the additional input produces no additional output।
अच्छा, इसमें सबसे पहली बात वो ये करता है कि ये एग्जामिनेशन के लास्ट को रिटर्न करवाता है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है कि आपको ऐसे रिसोर्सेज देने हैं जो कि अप्लाई करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और लोअर मार्जिन गेन इन आउटपुट, जितना भी मार्जिन मैनेजरियल होगा, मार्जिनल होगा, उसको आउटपुट में गेन किया जाता है अनटिल अ पॉइंट इज रीच, जब तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते वेयर द एडिशनल इनपुट प्रोड्यूस नो एडिशनल आउटपुट। बेसिक मीनिंग ये हुआ कि हमने अपनी जो आउटपुट है उसको अचीव करना है हायर मीनिंग में, लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन लोअर हुई तो हमें क्या होगा, हमें लोअर आउटपुट मिलेगी, और हमें अपने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने इनपुट को इंक्रीज से इंक्रीज करना होगा ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें एडिशनल आउटपुट। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लोअर इनपुट हो तो हम उसमें ना कोई, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी से मराद ही हमारे पास बजट आ जाता है कि हमारा बजट कैसा चल रहा है, चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं एडिशनल आउटपुट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क इकोनॉमिक्स के पॉइंट आते हैं। बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन नेटवर्क, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिंग न्यू पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट जीरो with much greater managerial gain, value of community growth with size, eBay value of software grows as installed customer base grows, continue with products and more user support। अब इसमें कहते हैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन नेटवर्क, managerial cost of adding new participant almost zero which much greater than managerial gain। बता कि बिजनेस जितना भी मॉडल आप ऐड करें उनका यही होता है कि आपका नेटवर्क बेस होना चाहिए, उनको ऐड करते हैं नए पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि ऑलमोस्ट वैल्यू जीरो होती है, और ग्रेटर किससे होगी, मैनेजरियल गेन करने के लिए। उनका वैल्यू जितनी भी होगी कम्युनिटी की, वो किसके साथ ग्रो करती है, साइज के साथ। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैल्यू जो होती है कम्युनिटी की इंक्रीज करनी शुरू कर देती है। वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर गेन एज इंस्टॉल्ड कंप्यूटर बेस, कस्टमर बेस, हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर की वैल्यू वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, जिससे से कस्टमर डिपेंड करते हैं कि हमारी वैल्यूज ग्रो करें और अपने कितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रो करके स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाया जाता है। ये था नेटवर्क इकोनॉमिक्स। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं। एंड सोशल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक एथिकल या सोशल इश्यूज कौन कौन से हमें पेश आते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए, किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, या कौन सी मैरोल वैल्यूज हैं जिनको हमें देखकर अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। नंबर 1 पे, अब जब यहाँ पे हम लोग इसकी देखते हैं स्लाइड्स पे, अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सिस्टम्स, अ मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। 5 moral dissemination of information is information rights and obligation, property rights and obligations। अच्छा, ये हमारे पास था। अब इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, एक मॉडल जब हम कोई भी बिल्ड करते हैं ना, उसमें हमने एथिकल इश्यूज को भी देखना है, सोशल को भी देखना है, और पॉलिटिकल इश्यूज को भी देखना है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं कि एक जब आप पार्टी बिल्ड कर रहे हो, आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, आपका जो सिस्टम है वो उसके मुताबिक वर्क कर रहा है, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रहा, या फिर आपके सिस्टम को कोई तोड़ना तो नहीं चाह रहा, आपका ऑलरेडी जो बिल्ड सिस्टम है। एथिकल में क्या आता है कि मॉरल वैल्यूज के अंदर रहता है हम किस तरह से काम चलते हैं। अब जब सोशल देखते हैं तो सोशली आप लोग दुनिया के साथ कैसे कनेक्टेड करते हो, अपने सिस्टम को कैसे वर्क करवाते हो, इसको हम लोग अपने सोशल एथिकल इश्यूज कहते हैं। अब जब हम एक मॉडल बनाते हैं इनके बारे में हमें इन 3 चीजों के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आता है 5 मॉरल डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन के राइट्स हैं वो हमें पता हो कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या हैं, फिर उसके बारे में हम लोग ऑब्लिगेशंस कैसे लेके चल रहे हैं, अपनी चीज़ों को बना कैसे रहे हैं, काम को कैसे लेके चल रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हमें पता हो कि हमने क्या प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह की हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं जो हमारे सिस्टम को बिल्ड करवा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, हमारा अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल क्या, हमारा सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, अकाउंट्स को कैसे लेते हुए हम सिस्टम को कैसे चला रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सिस्टम क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ QOL जिसे हम बोलते हैं। पहले हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या है, किस तरह से हमारा सिस्टम बिल्ड कर रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे सिस्टम की लाइफ की जो क्वालिटी है वो किस तरह से काम को लेके आगे जा रही है। की टेक्नोलॉजीज ट्रेंड दैट रेज एथिकल इश्यूज, जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं वो हमें एथिकल इश्यूज पे लेके आते हैं, हमारे इश्यूज को रेज करवाते हैं, हमारे सिस्टम्स को देखने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, चीज़ों को बिल्ड करने में काम को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है
यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, system quality, quality of life, political issues, social issues, ethical issues, information technology and system, individual, society and पॉलिटिकल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम को हम देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा था जब भी हम कोई काम बिल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर या मॉडल हम बनाते हैं सिस्टम का, तो हमें तीन चीजों को बेसिक देखना पड़ता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड एथिकल। इन तीन सिस्टम्स को देखते हुए हम आगे वर्क करवाते हैं। पहले तो हमारे पास आता है कि इन्फॉर्मेशन के राइट्स क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या वैल्यूज हैं, किस तरह हम रहते हुए वर्क करते हैं। फिर प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है, उनके अंदर ऑब्लिगेशंस क्या लगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे। फिर सिस्टम की क्वालिटी कैसे वर्क कर रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या है, क्या हमने उस वाले से वर्क किया है, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये देखिए ना, वन बाय वन करके पूरा सर्कल चलता है। पहले आप एथिकल इश्यूज को देखते हैं तो साथ ही आप देखते हो कि इंडिविजुअली तो नहीं आ रहे कि एक पर्सन पे काम करें। जब हम सोशल इश्यूज को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं पूरी सोसाइटी को बिल्ड करवा रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं। फिर जब हम पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं तो उसमें पॉलिटिकी यानी कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जब हम इस काम की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि जब इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। हमने 5 टर्म्स का जिक्र किया था ना, तो ये 5 टर्म्स ये नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 पे आता है इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 3 पे सिस्टम क्वालिटी, नंबर 4 पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, नंबर 5 पे आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो ये वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं जो रूल्स एंड सिस्टम्स के ऊपर लग रहे हैं और हमारे सिस्टम को बिल्ड कराने में हमारी हेल्प करें। प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या चल रहे हैं। सिस्टम की क्वालिटी क्या है, क्या सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, चीजों को कैसे लेके चल रहा है, इसको हम चाहते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बन रही है, काम को कैसे बिल्ड किया जा रहा है। एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें अकाउंट्स का काम भी आता है, उसके अंदर बजट का काम सिस्टम देखा जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पूरे सिस्टम की लाइफ क्या चल रही है, किस हवाले से। अब जब हमने एक सिस्टम की क्वालिटी बिल्ड की तो हमें इतना पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, यानी कि इसकी लाइफ क्वालिटी कितनी अरसे तक बिल्ड रहेगी, कितना अरसे तक ये हमें गारंटीड काम चलाएगा। अब अकाउंटेबिलिटी में हमने बजट देखना, उसी बजट के अंदर रहता है, हमने उस चीज को कंट्रोल करना होता है। इसको हम अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का नाम देते हैं। ये सारे सिस्टम से जिनको हमने रखा है। अब ये जितना भी कहा था कि हमने की टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, दैट ट्रेस, एथिकल इश्यूज। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इधर जिक्र आया, कि ये हमारे पास एथिकल इश्यूज जो होते हैं ना, तो हमारे मॉरल वैल्यूज पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। नहीं, इसको दूर करने का यही इशू होता है कि हमने इसको कंसीडर करना है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो राइट हो, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स लीगल हो, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया, सिस्टम की क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो कि आपकी क्वालिटी किस तरह से चल रही है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल हो कि हमारा बजट विद इन टाइम हो रहा है, एंड कंट्रोल के मतलब जो हमने टाइम सोचा है उस टाइम के हवाले से हम वर्क कर रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें हमने देखा था इकोनॉमी, नेटवर्क इकोनॉमी को, जिसके अंदर ये पॉइंट भी आए थे वर्चुअल कंपनी मॉडल। अब हम वर्चुअल कंपनी मॉडल को डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल कंपनी मॉडल है क्या। वर्चुअल कंपनी स्ट्रेटेजी के अंदर works to ally with other companies to create and distribute products without being limited by traditional organizational boundaries or physical locations, e.g. bulk managers, production, shipments of garments for major fashion companies, outscoring all work to over 7500 सप्लायर्स। वर्चुअल कंपनी जितनी भी है वो यूज करती है ऐसा नेटवर्क जिसके जरिए हम दूसरी कंपनी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की किसी भी लिमिट के अंदर रहते हुए, यानी कि हमारी कोई भी लिमिट और बाउंड्रीज है उसके अंदर रहते हुए हम अपनी फिजिकल लोकेशंस के अंदर अपनी कंपनीज के साथ क्या है वो काम कर सकते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है बिल्कुल लुक लाइक का रियल हमने चीज दिखानी होती है, और इसमें यानी कि ऑनलाइन भी हम 7500 सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं जो चीजों को आगे से आगे मूव करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस इकोसिस्टम, इसी को हमने इधर भी पढ़ा था, ये इसकी कैटेगरी है बिजनेस इकोसिस्टम। व्हाट इज बिजनेस इकोसिस्टम? इंडस्ट्री sets of firms provide related services and products. Microsoft platforms used by thousands of firms for their own products. Walmart's order entry and inventory management system. अच्छा,
अब बिजनेस इकोसिस्टम क्या है, कुछ ऑनलाइन सर्विसेज का जिक्र आएगा, कुछ इसमें ऐसे सिस्टम्स बताया जाएगा कि काम कैसे चलता है। जो इंडस्ट्री कहता है कि सेट ऑफ फर्म्स प्रोवाइडेड रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, एक जो इंडस्ट्री है वो हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम चीजों को आगे से आगे हम अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स फॉर देयर ओन प्रोडक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म क्या है, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम मल्टीपल फर्म्स जो होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकती हैं, इन चीजों को आगे से आगे मूव करवा सकती हैं। वॉलमार्ट क्या है, वॉलमार्ट एक ऐसी जगह है जहां हम ऑर्डर करते हैं एंट्री, अपनी एंट्रीज को ऑर्डर किया जाता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम की इन्वेंट्री बनाई जाती है, स्टॉक जो मौजूद होता है कि कितनी चीजें आई, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, कितना स्टॉक अब मौजूद है, हमने एंट्री इनकी साथ साथ करते हुए अपने बजट सिस्टम को चलाना होता है। नेक्स्ट आता है कीस्टोन फर्म्स डोमिनेट इकोसिस्टम एंड क्रिएट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय अदर फर्म्स। ये इकोसिस्टम के अंदर ही आता है कि हमें ऐसी फर्म क्रिएट करनी है जिसमें हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करना दूसरे फर्म्स के लिए कि वो अपनी डोमिनेट कर सकें उन चीजों को, कि हमारे पास ये चीज है या दूसरे के पास कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीचे फर्म्स क्या, रिप्लाई ऑन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय कीस्टोन फर्म। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें तो हमने डोमिनेशन के लिए उसको क्रिएट किया था। नीचे फर्म में क्या आता है, ऐसी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो कि इसका जवाब दे सके, रिप्लाई कर सके कि हमारे पास हाँ जी ये प्रोडक्ट्स थी, हमने इसको वाकई इस तरह से यूज करते हुए चलाया है। इंडिविजुअल फर्म्स कैन कंसीडर हाउ आईटी विल अनेबल देम टू बिकम प्रॉफिटेबल। नीचे प्लेयर्स इन लार्जर इकोसिस्टम, कि हमारा जो इंडिविजुअल है फर्म, क्या एक अकेली फर्म इस काबिल हो सकती है कि वो वर्क कर सके। यस, इंडिविजुअल फर्म जो है वो कंसीडर करती है कि हमारे पास हाई इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इस काबिल है कि हमें इसे प्रॉफिटेबल बना सके, और जितने भी हमें रिप्लाई में फर्म दे रही है, जैसे नीचे प्लेटफॉर्म से नाम दिया जाता है, तो उसके मुताबिक में हम अपना एक बड़ा सा इकोसिस्टम बना सकें और उसको जवाब दे सकें। अब इसके अंदर जो हमें नई चीज देखने को मिल रही है एडवांटेजेस के अंदर, अब इसके अंदर यूजिंग सिस्टम्स फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। पहले जो हमने देखा था कम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखे थे, अब हम देख रहे हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज मैनेजमेंट इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज आते हैं, सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज, परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम एनालिसिस, मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जब आती है सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज, इसके नाम से जाहिर है कि ऐसा सिस्टम बनाना जिसके जरिए हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बिकॉज कम्पिटिटर्स can relatable and copy strategic system. Competitive advantage is not always sustainable. System may become tools for survival, के ऐसे tools हम create कर रहे हैं जो survive कर सके हमारी product को। कि कंपटीटर जो होते हैं या तो वो रिलेट कर सकते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक सिस्टम की कॉपी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी कॉपी करके मार्केट में आगे से आगे सेल करते हैं, जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं रहता, हमारे लिए यूज के काबिल नहीं रहता। इस सिस्टम के थ्रू हमें क्या होता है, बहुत से सर्वाइव करना पड़ता है, या ऐसी बहुत सी चीजों को सहना पड़ता है जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती है, जो हमारे सिस्टम को डैमेज दे रही होती है, टफ टाइम दे रही होती है। हमें ऐसे बहुत सी चीजों के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए सर्वाइवल टाइम बनाती है, हमारा कंपटीटर एडवांटेज जो बनाती है वो हमें ज्यादा देती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम एनालिसिस। अब ऐसा पहले तो हमने जो एक बना लिया सिस्टम बना लिया, हमारे किसी ने चोरी कर लिया सिस्टम हो सकता है, या अब ये है कि वो जो इंडस्ट्री में परफॉर्म कर चुके हैं इसकी जो चेन है, ये इसका हाफ सिस्टम जो है वो किसी के हाथ लग गया, तो उसने आगे से आगे सिस्टम को कैसे यूज किया। नंबर 1 पे हमारे पास यही आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री कम्पिटेटिव फोर्स, बट आर द वैल्यू चेन फॉर दिस फर्म। वो कहता है कि ये जो कंपटीटर होता है उनको ये रहता है कि हमारे साथ वाले जो है वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उनका कॉम्पिटेटिव फोर्सेस क्या है, क्या वो वैल्यू चेन्स यूज कर रहे हैं इस फंड के लिए, किन चीजों को वो यूज करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हम अपनी फर्म के लिए यूज करेंगे ताकि हमारी जो फर्म है वो ऊपर जा सके, या हम अपनी फर्म को एक मार्केट में एक गुडविल दिलवा सकें। तो वो ये ऐसी चीजें कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर हम एक चीज लेकर आए तो वो उसके अल्टरनेट लाजमी दूसरी ऐसी चीज आएंगी जिसका इंटरेक्शन जो होता है कस्टमर उसकी तरफ कर लेता है। मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन आ जाती है। अब हमारे पास स्ट्रेटेजिक, हमने ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें ट्रांजेक्शन कर सके, ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह पर अपने सिस्टम को कैसे भेज रहे हो, या एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी चीजों को कैसे मूव करवा रहे हो। अडॉप्टिंग strategic systems requires changing in business goals, relationship with customers and suppliers and business
प्रोसेसेस। अब ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना है जिसके जरिए हम ऐसी चेंजिंग कर सकें कि हम अपने गोल को अपने मीट कर सकें, इजीली हम उस गोल तक पहुंच सकें। हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ना करनी पड़े। हमारे कस्टमर जो सप्लायर्स हैं या बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उनके लिए हम ऐसा रोल एंड रेगुलेशन बनाएंगे जो कि हम उस गोल को अचीव कर सकें, उनको आगे से आगे मूव करवा सकें। ये थे हमारे इश्यूज। नंबर 1 पे आता है स्टनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसमें हमारी स्ट्रेटेजी चोरी होने का डर होता है। परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम के हमारी जो स्ट्रेटेजी एक मार्केट में आ चुकी थी, उसके बाद वो अगला जो होता है वो उस पर अटैक कर सकते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन, अब हमने अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं उनको ऐसे स्ट्रेटेजीज को प्लान करना है कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी है वो इजीली टाइमली हो सके, उन्हें किसी और का वेट ना करना पड़े या फिर हमारी ट्रांजैक्शन उसकी वजह से डिपेंड असरअंदाज ना हो, इफेक्ट ना हो। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। लेट्स स्टार्ट डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा हमारे पास a raw fact that describe the characteristics of an event or object before the information age managers manually collected and analyzed data। एनालिसिस करता है डाटा को, टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क विदाउट which they would have little insight into how run their। डाटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं ना, ये फिगर्स की फॉर्म में होता है, यानी कि रॉ फैक्ट्स होता है। ये छोटे छोटे किसी भी चीज के बारे में, किसी चीज के रिलेटेड जो होता है वो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, उसको मैनुअली कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, टाइम की कंज्यूमिंग करते हैं, उनका डाटा को कॉम्प्लिकेटेड टास्क से गुजरते हुए हम एक पूरे टास्क में लेकर आते हैं, उस टास्क को हम लोग अचीव करते हैं, इसको हम डाटा का नाम देते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं? लैकिंग डाटा and the managers often found themselves making business discussion about how many products to make, how much materials to order, how many employees to hire based on institution or gut feelings। in the information age, successful managers compile, analyzing and comprehending massive amount of data daily, which helps them make more successful business decision। वो कहता है अगर आपका जो डाटा होगा ना, तब आप डाटा को ही बचाते हो किसी भी जगह पे लीक होने से, या उसके डिसीजन मेकिंग डाटा होगा तो उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो, फिर अपनी सक्सेसफुल चीजों को आगे से आगे ले जा सकते हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास डाटा मौजूद ही नहीं, आप उसके ऊपर डिसीजन ले ही नहीं सकते। फिर जब डाटा होगा तो फिर उसके ऊपर आप लोग एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस को गुजरते हुए उसकी मैसिव अमाउंट जितनी भी यूज हुई है डेली लाइफ के अंदर देखते हुए आगे से आगे सक्सेसफुल डिसीजन लेते जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब आते हैं कि हु आर द लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर, हमारे जो लीस्ट सबसे कम प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन से थे? बेस्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट, ये हमारे पास एक चीज में आता है कि सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेल रिस्पेक्टिव क्या, वीकेस्ट सेल रिस्पेक्टिव। और यहाँ पे ये जो एक हमारे पास ना परफॉर्मेंस के तौर पे टॉनीज दिया गया कि वो होल सेल किस तरह से कंपनी को वो डील करता है, उसके सप्लायर्स हैं उनको क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, इसमें ना उसके रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो टॉनी है वो एक होलसेल कंपनी में फंक्शनल मैनेजर है, उसके मुताबिक रहता है उसके पास $130 जो $1 के हिसाब से 1350 का वॉलमार्ट है जिसके अंदर रहता है, वो अपना प्रॉफिट भी अचीव करेगा और काम को आगे से आगे भी लेके जाएगा, इन सारी चीजों को देखेगा। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो डाटा जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हमने फर्दर अपनी चीजों के लिए यूज करना है, यानी कि ऐसे एक प्रोसीजर से गुजार के हम उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में लेकर आते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा से प्रोसेस्ड करके एक यूजफुल फॉर्म में लेके आना, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रूथ अबाउट इंफॉर्मेशन इज दैट इट्स वैल्यू इज ओनली एज गुड एज पीपल दे यूज इट। हाँ जी, जब इसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब लोग इसको यूज करते हैं, जब लोग 1 बाय 1 करके इसको यूज करते जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और हमें पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है इंफॉर्मेशन की कितनी है और ये हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है और इसके अंदर से हम कितने चीजों का डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब ये सारा काम कर लिया तो फिर उसके बाद वो एनालिसिस भी करेगा अपने सेल्स के ऊपर के जितना उसने चार्जेस लगाया था, क्या उसने उस हिसाब से उसका डाटा को अचीव किया है, उन एनालिसिस को देखा, फिर उनके प्राइस रेट भी देखेगा, क्वांटिटी भी देखेगा, चार्जिंग भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। अब हम आते हैं, जब डाटा और इन्फॉर्मेशन की हम बात कर चुके हैं तो उसके बाद हम आते हैं बीआई पे। बीआई स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है? जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करते हैं किसी भी मल्टीपल सोर्सेज से, जिनमें सप्लायर्स, कस्टमर, कंपटीटर्स, पार्टनर्स, इंडस्ट्रियल्स और तमाम जो क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, ट्रेंड्स करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं और इनको मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल अमाउंट में। सम केसेस में इवन 100 ऑफ वेरिएबल्स
इंक्लूडेड सच आइटम्स इंटरेस्ट रेट वेदर कंडीशंस आर इवन गैसेस। प्रैक्टिस के हम लोग किस तरह से देखते हुए चलते हैं कि हमारे पास सिस्टम कैसे चल रहा है, वर्क को कैसे लेकर चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि BI टू एनालिसिस इंटरनल डाटा सच एज कंपनी सेल अलोंग विद एक्सटर्नल डाटा अबाउट द एनवायरनमेंट सच एज कंपिटिटर्स फाइनेंस वेदर हॉलीडे एंड इवन स्पोर्टिंग इवेंट्स। के हमारे पास जिस तरह का भी डाटा आ जाए हमने उसको डील करना है, और जो भी कंडीशन आ जाए उसके अंदर रहता है हमने अपने बिजनेस को आगे मूव करवाना होता है। आपका वेदर खराब हो या फाइनेंशियल आपको कोई कंडीशन आ जाए या फिर कंपिटिटर्स का सामना है, तो तब भी आपने अपने बिजनेस को किन कंडीशंस में चलाना है उनको फुलफिल लाजमी करना होता है, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे से आगे मूव करवा सकें। जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो हमारे पास वो स्ट्रेटेजीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराती है, जिसके जरिए हम अपने कंपटीटर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ ना तो कंपटीशन कर सकते हैं, और फिर उनके बाद उनका एनालिसिस करेंगे, उनके पैटर्न्स को देखेंगे, उनके ट्रेंड्स को देखेंगे, क्या रिलेशनशिप चल रहा है, उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन यानी कि उनकी बेसिक प्लानिंग क्या है जिसके ऊपर वो डिसीजन ले रहे हैं, उनके काजेस क्या बनते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, फिर वो इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अपना प्रॉफिट रेट कैसे इंक्रीज करते हैं, फिर वो उनके बाद इवन उनकी प्राइसेस किस हवाले से चल रही है, क्या उनका कंडीशन जो वेदर है उसके मुताबिक चलता है वो काम करें। इवन यही बात हमें नेक्स्ट स्लाइड में कही गई है कि आपका जैसा भी इन्वायरमेंट आ जाए, जो भी आपको सिचुएशंस का सामना करना पड़े, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस लेवल को, लेकिन हमें बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि अपने माइंड को यूज करते हुए अपने बिजनेस को रन करना होता है, और अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक सिक्योर वे में लाजमी लगाना होता है, ताकि हमारा बिजनेस रन कर सके, हमारा इंटरप्राइज जो है उसको सिक्योर वे में हम रख सके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट का मतलब ही ये होता है कि हमने उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के किसी चीज का उसके ऊपर वर्क करना होता है, यानी कि सिलेक्शन करनी होती है। लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं। मोर प्रोडक्टिव देन फॉर्मिंग का होल सिस्टम। ये हमारे पास प्रोडक्टिवली वर्क करती है। किसी भी सिस्टम के अंदर जाने से पहले उसकी करेक्शन करने पहले एलिमिनेट हम कर देते हैं कंप्लीटली तमाम मैनुअल हैंडलिंग को इन्फॉर्मेशन करने से पहले ऑनर आर लार्जर फंक्शनैलिटी देन द सिंपल सम ऑफ एप्लीकेशन। के एक सिंपल सम, एक ही चीज को अचीव करने के लिए हम उसका सम निकालते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सिनेरियोस हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको हमने जज करना है, एक न्यू एप्लीकेशन बनाना, उसके अंदर पिछली वन का निकालना। अब आते हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास क्या करती हैं, कॉपरेट करती हैं कॉमन लैंग्वेज को। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेशनल सिस्टम एंड नेटवर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली वर्क करती हैं, जो सिस्टम को मूव करवाने में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड देयर फॉर फंक्शनल एप्लीकेशंस, के उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके जरिए अपनी फंक्शनल एप्लीकेशंस को बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन कनेक्शन a complicated structure arise as regard the application to application connection। के application to और first के जो connection होंगे उनको साथ में देखिएगा कि पहला application क्या थी, दूसरी application जो हमने बनाई, उन दोनों के अंदर क्या differences आए, किस तरह से उसने आगे मूव करवाया है। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कौन कौन से आने चाहिए, कॉमन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ डिस्पेंसर सरप्लस which denotes that the information about everything is collected only once, ideally from the source and sent to every processes which is ready to use it। कि हमें जितने भी सोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, उनको डोनेट करने से पहले हम हर सोर्स के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि जो सोर्स है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, और तमाम प्रोसेसेस को देंगे जो कि पहले इसको यूज करते हैं। यूनिक कलेक्शन सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन सेंडिंग, हम एक यूनिक सिस्टम से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं फिर उनको सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यूनिक मीडिया कलेक्शन, हमारे पास मीडिया कलेक्शन क्या होती है, काम कैसे लिया जाता है, इनको इन्फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करती है। कॉमन टूल्स एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर, कौन से बेसिक हमने टूल लगाने हैं उनको, ताकि हम अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका प्रोसीजर चला सकें। अब डायलॉग प्रोसीजर यानी कि वन बाय वन कैसे किन स्ट्रेटेजीज को देखते हुए हमने सिस्टम को वर्क करवाना होता है। इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज डेवलपमेंट, अब इसके अंदर 1957 में क्या हुआ था, इन द यूएसए अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी, APICS, A फॉर अमेरिकन, P फॉर प्रोडक्शन, I फॉर इन्वेंट्री एंड C फॉर कंट्रोल, S फॉर सोसाइटी, ये स्टैब्लिश की गई थी किसके लिए, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के किसी भी प्रोडक्शन को देखते हुए। लेट 50 में क्या किया गया था कि असेसमेंट बनाई गई थी तमाम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, जिसमें मटेरियल हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लानिंग आई थी, इसका स्टैंडर्ड्स यूज करता था कंपेयर
कंप्लीट आ जाती हैं हमारे कंप्यूट एक्यूरेसी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीक्वेटली फ्लेक्सिबल डिमांड ऑन कमोडिटीज क्या आ जाती हैं, कमोडिटी उनको कैसे करें, चीज़ों को कैसे अचीव करें, उनका गोल क्या है एमआरपी का। अब आते हैं इन्वेंट्री रिडक्शन पे। इन्वेंट्री रिडक्शन क्या है, वेयर हाउसेज में किस तरह से हमने इंटरलूप को चीज़ों को आगे लेते हुए चलना है, एक्यूरेट किस तरह से हमने डिफाइन करने अपने सप्लाई ऑफ टाइम मटेरियल्स क्या होंगे, सेमी फंक्शनल क्या होंगे, प्रीसाइज किस तरह से हमने अपने डिटरमाइन करनी है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उनका यूजेज क्या होना चाहिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्निकली हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, फास्टर रिएक्शन अंडर इन्वायरमेंटल चेंजेस के हमारे इन्वायरमेंटल माहौल के अंदर क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं, उनको चेंजेस देखते हुए हमने उस सिस्टम को कैसे वर्क कराना है। अब उसके बाद हमने जो सारा काम कर लिया इन तमाम स्टेजेस को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कंट्रोल करना। इन्वेंट्री भी कर ली, एक्यूरेट चीज़ें भी देख ली, उनके पास प्रीसाइज डिटरमाइनिंग भी कर ली कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक, फिर उनका यूजेज भी चेक कर लिया, फास्टर रिएक्शन भी देख लिया, कंट्रोल भी कर लिया, इंडिविजुअल स्टेजेस तमाम स्टेजेस को हमने वन बाय वन करके कंट्रोल भी कर लिया। अब 1964 में क्या आया था कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम थी उसको इंटीग्रेट कराया गया फंक्शन को परचेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कमोडिटीज नेक्स्ट ईयर फर्स्टली क्रिएटेड मेनली फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन वेयर हाउसेज एंड फॉर सीरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के। इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के अंदर रहते हुए हमने कैसे अपने सिस्टम को आगे से आगे मूव करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट। कौन कौन से इंटीग्रेटेड में हुआ है तो 1989 पे आ जाते हैं। 1989 में MRP2 यानी कि मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर रहते हुए एक ग्रेट सिस्टम बनाया था जिसने कॉमनली यूज किया था कि हमारा पूरा सिस्टम जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है, कॉमनली हम इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड MRP2 में क्या किया गया था, रिलेशनशिप बनाया गया था पिछले का नए के साथ और उस रिलेशनशिप को रिटेल एंड होलसेल्स में यूज किया गया था। 90s में तमाम फंक्शन को प्रोसेसेस करवाया गया था। स्टैंडर्ड MRP इट टेकन अकाउंट तमाम सप्लायर जितने भी मैनेजमेंट है उसको कंडक्टेड करती है प्रिपरेशन के साथ, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग बनाती है। बिसाइड्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या था कि देयर वर ह्यूमन रिलेशन बनाना था, फाइनेंशियल क्लॉज एग्जीक्यूटिव मटेरियल जितने भी हैं वो सारी चीजों को देखते हुए आगे लेकर जाया जाता है। अब आते हैं मिड 90 में क्या हुआ था, 1990s के जो स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास इंटरप्राइज जो रिसोर्स प्लानिंग थी उसको अप्रूव नहीं किया जा सका था। इसका मेन पर्पज ये था कंप्लीट करती है इंटीग्रेशन का तमाम लेवल की मैनेजमेंट के साथ कंपनी के। ERP में तमाम प्रोसेसेस जितने भी है ना प्रोडक्शन के वो इंक्लूड थे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया, उनकी इंटीग्रेशन कराई गई डिफरेंट एरियाज में, फिर उनकी सक्सेस को देखा गया, इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है, उनका डायरेक्ट एरियाज क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इनकी अपडेशन क्या है, रियल टाइम के अंदर रहते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अवेलेबल है कि नहीं। एडिशनली हम अपना प्रोसीजर कैसे मूव करवा सकते हैं, क्या हम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, क्या उसमें फाइनेंशियल चीजें इंक्लूड करनी है, आइदर इन सब चीजों को हमने 90s में देखा गया था। अब आते हैं ERP के एरियाज के ऊपर कि ERP किन एरियाज में हमारे लिए बेनिफिशियल आती है। नंबर 1 पे है कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज कैसे देती हैं, डेटाबेसेस इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, EDI ट्रांसफर टू ई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस को देखते हुए हम अपने डाटा को कैसे ट्रांसफर करें, क्लाइंट्स का डाटा कैसे ले रहे हैं, उनका ऑर्डर कैसे ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। अब प्रोडक्शन पे आते हैं, होलसेल सर्विस आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटीरियल, रॉज आ जाती है, स्टैब्लिश टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल के हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का कंट्रोल कैसे चल रहा है, हम लोग काम को कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने कॉस्ट को कैसे लेके चल रहे हैं। अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस में अकाउंटिंग आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स का फ्लॉज आ जाता है, किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है, उनके ऊपर रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं, किस तरह से कस्टमर की हम रिक्वायरमेंट्स को जरूरतों को पूरा करें, ये फाइनेंस में था। अब लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन में क्या था कि हमने इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और VRM को देखा था, जिसमें हमारा रिलेशनशिप सप्लाई चेन में तो हमें पता है कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है कि हमारे जो सप्लायर्स के साथ बनता है, CRM में कस्टमर्स के साथ बनता है, VR में वेंडर्स के साथ बनता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को चीज़ों को देखते हुए आगे चलते हैं। अब बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड आ जाती है, इसमें हमारे पास क्या आता है कि इंक्रीज करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनली हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा जा रहा है, फिर रैपिड हमारा रिस्पांस, तेजी से हमें रिस्पांस क्या आता है, कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट इजीली वर्क करके जा रही है। इंक्लूड एनालिटिकल टूल्स टू वैल्यूएट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में हमारा टूल किस तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आता है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसेस पर अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन आ जाती है।
जो नेटवर्क आता था उसमें हमने कहा कि प्रोक्योर करना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है उसके मुताबिक उसको एक नई प्रोडक्ट में लेके जाना चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर अपस्ट्रीम में हमने क्या करना है, उस फंड को सप्लाई करना है, फिर सप्लायर से आगे प्रोसेस में लेके जाना, उनको ट्रांजेक्शन कराना है। डाउन स्ट्रीम में जब हमने ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल कर लिया तो अब हमारा मेन काम सिर्फ एक रह गया, इनको कस्टमर तक पहुंचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइक सप्लाई चेन, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ जाती है। कंट्रैक्ट सप्लायर में आता है नाइक, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर्स आ जाते हैं, जो कि इनको डाउन स्ट्रीम के ऊपर ले जाते हुए वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो क्या करते हैं, इनएफिशिएंटली कट इनटू कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमारा इनएफिशिएंटली वो क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी के प्रॉब्लम आ गई है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो कॉस्ट को जो है वो कट कर लेते हैं, जो कि 25% जो आता है एक्सपेंसेस जो कि उसमें से कट कर दिए जाते हैं। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यही है कि हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो जस्ट इन टाइम होना चाहिए, कि आप विद इन टाइम उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स अराइव एज दे नीडेड, जैसे जैसे उन्हें जरूरत होती है हम उसको पहुंचाते जाते हैं, और फिर उस गोल को शिफ्ट किया जाता है आफ्टर लिविंग असेंबली लाइन के, ऐसा एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस गोल को अचीव किया जाता है। अब आते हैं सेफ्टी स्टॉक पे। सेफ्टी स्टॉक क्या है, बुफर फॉर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई चेन, कि हमारे पास जितनी भी सेफ्टी है हमने स्टॉक हमने सेफ्टी के साथ रखना है, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो उसको सर्वाइव करवाया जा सके। अब आते हैं बुलविक, information about product demand gets restored as it passes from one entity to next across supply chain। एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक पहुंचाने के लिए हमें उसमें एक डिसऑर्डर्ड करना पड़ता है, एक सिस्टम को एक से मूव से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं सप्लाई चेन प्लानिंग में आ जाते हैं। सिस्टम है मॉडल एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, डिमांड प्लानिंग, optimizing, securing manufacturing plan, establish inventory plan, identifying transport models, and supply chain execution system, manage flow products through distribution centers and warehouses के distribution centers कैसे जा रहे हैं, क्या वो सही तरह वर्क कर रहे हैं, हमारा मॉडल सिस्टम क्या है, डिमांड हमारी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों को हमने सप्लाई चेन के अंदर डिस्कस करते हैं। यही चीज़ें हमारी बेसिक बना के हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं, और उसके अंदर हम अपने इंटरप्राइज के थ्रू यानी कि बिजनेस डीलिंग करते हैं और अपने आइडियाज को सिक्योर करते हैं। स्टार्ट डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट that describe the characteristics of an event or object before the information age managers manually collected and analysis करता है डाटा को, टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क विदाउट which they would have little insight into how run their। डाटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं ना, ये फिगर्स की फॉर्म में होता है, यानी कि रॉ फैक्ट्स होता है, ये छोटे छोटे किसी भी चीज के बारे में या किसी चीज के रिलेटेड जो होता है वो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, उसको मैनुअली कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, टाइम की कंज्यूमिंग करते हैं, उनका डाटा को कॉम्प्लिकेटेड टास्क से गुजरते हुए हम एक पूरे टास्क में लेकर आते हैं, उस टास्क को हम लोग अचीव करते हैं, इसको हम डाटा का नाम देते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं, लैकिंग डाटा and the managers often found themselves making business discussion about how many products to make, how much materials to order, how many employees to hire based on institution or gut feelings। in the information age, successful managers compile, analyzing and comprehending massive amount of data daily, which helps them make more successful business decision। वो कहता है अगर आपका जो डाटा होगा ना, तब आप डाटा को ही बचाते हो किसी भी जगह पे लीक होने से, या उसके डिसीजन मेकिंग डाटा होगा तो उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो, फिर अपनी सक्सेसफुल चीजों को आगे से आगे ले जा सकते हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास डाटा मौजूद ही नहीं, आप उसके ऊपर डिसीजन ले ही नहीं सकते। फिर जब डाटा होगा तो फिर उसके ऊपर आप लोग एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस को गुजरते हुए उसकी मैसिव अमाउंट जितनी भी यूज हुई है डेली लाइफ के अंदर देखते हुए आगे से आगे सक्सेसफुल डिसीजन लेते जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब आते हैं कि who are the least profitable customer, हमारे जो लीस्ट सबसे कम प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन से थे। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये हमारे पास एक चीज में आता है कि सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेल रिस्पेक्टिव क्या, वीकेस्ट सेल रिस्पेक्टिव। और यहाँ पे ये जो एक हमारे पास ना परफॉर्मेंस के तौर पे टॉनीज दिया गया कि वो होल सेल किस तरह से कंपनी को वो डील करता है, उसके सप्लायर्स हैं उनको क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, इसमें ना उसके रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो टॉनी है वो एक होलसेल कंपनी में फंक्शनल मैनेजर है, उसके मुताबिक रहता है उसके पास 130 जो $1 के हिसाब से 1350 का वॉलमार्ट है जिसके अंदर रहता है, वो अपना प्रॉफिट भी अचीव करेगा और काम को आगे से आगे भी लेके जाएगा। इन सारी चीजों को
देखेगा। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो डाटा जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हमने फर्दर अपनी चीजों के लिए यूज करना है, यानी कि ऐसे एक प्रोसीजर से गुजार के हम उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में लेकर आते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा से प्रोसेस्ड करके एक यूजफुल फॉर्म में लेके आना, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रुथ अबाउट इंफॉर्मेशन इज दैट इट्स वैल्यू इज ओनली एज गुड एज पीपल दे यूज इट। हाँ जी, जब इसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब लोग इसको यूज करते हैं। जब लोग वन बाय वन करके इसको यूज करते जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और हमें पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है इंफॉर्मेशन की कितनी है और ये हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है और इसके अंदर से हम कितने चीजों का डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब ये सारा काम कर ले तो फिर उसके बाद वो एनालिसिस भी करेगा अपने सेल्स के ऊपर, के जितना उसने चार्जेस लगाया था क्या उसने उस हिसाब से उसके डाटा को अचीव किया है। उन एनालिसिस को देखा, फिर उनके प्राइस रेट भी देखेगा, क्वांटिटी भी देखेगा, चार्जिंग भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। अब हम आते हैं, जब डाटा और इन्फॉर्मेशन की हम बात कर चुके हैं तो उसके बाद हम आते हैं बीआई पे। बीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है? जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करते हैं किसी भी मल्टीपल सोर्सेज से, जिनमें सप्लायर्स, कस्टमर, कंपटीटर्स, पार्टनर्स, इंडस्ट्रियल्स और तमाम जो क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, ट्रेंड्स करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं और इनको मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल अमाउंट में। सम केसेस में इवन 100 ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडेड सच आइटम्स, इंटरेस्ट रेट, वेदर कंडीशंस आर इवन गैसेस। प्रैक्टिस के हम लोग किस तरह से देखते हुए चलते हैं कि हमारे पास सिस्टम कैसे चल रहा है, वर्क को कैसे लेकर चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि BI to analysis internal data such as company sale along with external data about the environment such as competitors, finance, weather, हॉलीडे एंड इवन स्पोर्टिंग इवेंट्स। के हमारे पास जिस तरह का भी डाटा आ जाए हमने उसको डील करना है और जो भी कंडीशन आ जाए उसके अंदर रहता है हमने अपने बिजनेस को आगे मूव करवाना होता है। आपका वेदर खराब हो या फाइनेंशियल आपको कोई कंडीशन आ जाए या फिर कंपटीटर्स का सामना है तो तब भी आपने अपने बिजनेस को किन कंडीशंस में चलाना है उनको फुलफिल लाजमी करना होता है ताकि आप अपने बिजनेस को आगे से आगे मूव करवा सकें। जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो हमारे पास वो स्ट्रेटेजीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराती है जिसके जरिए हम अपने कंपटीटर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ तो कंपटीशन कर सकते हैं और फिर उनके बाद उनका एनालिसिस करेंगे, उनके पैटर्न्स को देखेंगे, उनके ट्रेंड्स को देखेंगे, क्या रिलेशनशिप चल रहा है, उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन यानी कि उनकी बेसिक प्लानिंग क्या है जिसके ऊपर वो डिसीजन ले रहे हैं, उनके काजेस क्या बनते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, फिर वो इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अपना प्रॉफिट रेट कैसे इंक्रीज करते हैं, फिर वो उनके बाद इवन उनकी प्राइसेस किस हवाले से चल रही है, क्या उनका कंडीशन जो वेदर है उसके मुताबिक चलता है वो काम कर रहे हैं। इवन यही बात हमें नेक्स्ट स्लाइड में कही गई है कि आपका जैसा भी इन्वायरमेंट आ जाए, जो भी आपको सिचुएशंस का सामना करना पड़े इंटरनल और एक्सटर्नल, वो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस लेवल को, लेकिन हमें बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि अपने माइंड को यूज करते हुए अपने बिजनेस को रन करना होता है, अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक सिक्योर वे में लाजमी लगाना होता है ताकि हमारा बिजनेस रन कर सके, हमारा इंटरप्राइज जो है उसको सिक्योर वे में हम रख सके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।